संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है वो वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। वैज्ञानिक उसे क्या बोलते हैं? तो पदार्थ बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात। दूसरा बोलते हैं वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान आयतन घेरती है उसे पदार्थ कहेंगे। वे वस्तुएं जिसका स्थान आयतन स्थान घेरता है और उसका कुछ आयतन है, द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता हो, द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो, वो क्या हो? तो पदार्थ कहलाएगा। अब आते हैं ये प्राचीन भारत में दार्शनिकों को पदार्थ को पंचतत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश से बना बताया और पदार्थ इन्हीं पंचतत्वों में वर्गीकृत किया गया था। अब यहाँ पे आते हैं सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं? तो कण से बने होते हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। एकदम सही। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के जो कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं और पदार्थ कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ का जो कण रहता है वो निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। पदार्थ के कण जो रहते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है तभी गति करती है। राइट, एकदम सही है। और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है और तापमान जब बढ़ेगा तो कण की गति क्या हो जाएगा? तो तेज हो जाएगा। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होते हैं। पदार्थ के जो कण रहते हैं एक दूसरे के अंतः मिश्रित हो जाते हैं। क्यों? ऐसा कणों के रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो जो विभिन्न जो पदार्थ रहते हैं उसके कणों को जो स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। नेक्स्ट, पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल एक साथ रखता है। इसे अंतरणुक बल भी कहते हैं। पदार्थ को जो कण के बीच एक बल कार्य करता है, ठीक है, यह बल कणों को एक साथ रखता है। जो पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल है से एक साथ रखता है और इसे अंतरणुक बल भी कहा जाता है। उसी को बोलते हैं अंतरणुक बल। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षक बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ अवस्थाएं बनाती है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। यही बल से पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण क्या होता है? तो अवस्थाएं बनाती है। नेक्स्ट आता है पदार्थ की तीन अवस्था होती है। कौन कौन? तो ठोस हो गया, द्रव और गैस। पदार्थ की तीन अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। चौथा देखेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा और फिफ्थ भी है। चौथा अवस्था भी है और पांचवा अवस्था भी है। चौथा अवस्था में देखें कौन सा हो जाएगा? तो फोर्थ में तुम्हारा, चौथा अवस्था में हम देखेंगे तो फोर्थ में तुम्हारा क्या है? तो प्लाज्मा। और इसमें और फिफ्थ में क्या है? तो बोस आइंस्टाइन। फिफ्थ में बोस आइंस्टाइन। अब यहाँ देखते हैं द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे रखते हैं इसी का आकार को ले लेगा। द्रव का अपना आकार कोई नहीं होता। जिस बर्तन में उसे उधेल देंगे उसी का आकार वो ले लेता है। परंतु द्रव का आयतन होता है बट उसका आकार हम शेप नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट होता है द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस भी, द्रव भी और गैस तीनों मिश्रण एकदम संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान भी अधिक होती है द्रव में, एकदम बात सही है। और ठोस की अपेक्षा ज्यादा भी ये जगह घेरती भी है, सही है। नेक्स्ट आते हैं ठोसों में और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़न, जिसे ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों को संपीड़न जिसे बोलते हैं कंप्रेसेशन काफी अधिक होती है। ठोस और द्रवों की तुलना में गैस में कंप्रेसेशन बहुत अधिक होती है जिसे संपीड़न बोलते हैं। तापमान एवं दब, तापमान और दाब परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती है। तापमान और दाब में परिवर्तन कर देंगे, तापमान और दाब में परिवर्तन करने पर पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है कब? तापमान और दाब में परिवर्तन कर।
जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलाकर द्रव बन जाता है, जिस तापमान पर कोई ठोस को पिघलाकर द्रव बन जाता है, वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाएगा, उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा, जिसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। गलने की जो प्रक्रिया रहता है, अगर ठोस से द्रव में परिवर्तन हो जाता है तो उसी को बोलते हैं संगलन। अगर ठोस से द्रव में अवस्था को परिवर्तन होता है, ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तन होगा तो उसी को बोलते हैं संगलन। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाए, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें ऊष्मा दी जाए पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। पदार्थ क्या करेगा, उस अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। यह ऊष्मा पदार्थ की छुपी रहती है, ये ऊष्मा में यह पदार्थ छुपी रहती है, ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ये गुप्त ऊष्मा होता है। क्या बोल रहा है, फिर से प्रयास करेंगे समझने का। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाए, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दी जाए, उसमें क्या करेंगे, और ऊष्मा दे देंगे तो पदार्थ के कणों के आकर्षण, पदार्थ के जो कण का आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तो तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, इसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, इसी बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। अब आते हैं नेक्स्ट, लास्ट बोल रहा है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है भाई, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा उसी को कहते हैं। जितने ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, उसी को। नेक्स्ट आते हैं, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिस पर कोई द्रव है उबलने लगता है, इस तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव से उबलने लगता है, इस ताप को ही उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या है, तो जिस ताप पर द्रव उबलने लगता है, जिस वायुमंडलीय ताप पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्या है, क्वथनांक है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, या इसे बोल सकते 373। जल का देखेंगे तो कितना हो जाएगा, जल का 100 डिग्री सेल्सियस या 373। अब यहाँ थे सेकंड में, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वापतन, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसे बोलेंगे, कि द्रव अवस्था में था, मान लीजिए कि द्रव में था, पानी है ये, द्रव में था, अब इसे क्या किए, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में चल गया। ठोस अवस्था से सीधे क्या कर दिया, गैस में चला गया। ठोस अवस्था से सीधे गैस में चला गया और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन बोलते हैं। ऐसे वापस ठोस में बदलना है, उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन बोलते हैं, जिसे बोलेंगे सब्लिमेशन। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है
पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण, पदार्थ में कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी, पदार्थ में जब कण के बीच दूरी होगा और या परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण, दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। अब यहाँ पे ठोस, CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस, CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राई आइस। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, जिसे बोलते हैं ड्राई आइस कहते हैं। माने कार्बन डाइऑक्साइड अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, जिसे ड्राई आइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। नेक्स्ट आते हैं दाब। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने के, ताप को बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकते हैं। दाब को बढ़ने और तापमान के घटने से द्रव में बदल सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्वथनांक से कम तापमान, ठीक है। क्वथनांक से कम समय, क्वथनांक किसे बोलेंगे? जिस पर वो मेल्टिंग होने लगता है, उबलने लगता है, जिस पर उबलने लगता है, जिस दाब पर उबलने लगता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन, द्रव को क्या में वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण बोलेंगे। क्योंकि क्वथनांक तक उसको हीट नहीं मिला, उससे कम ही तापमान पर वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण। जैसे धूप में रखे रखे पानी को वाष्पीकरण होने लगता है, तो उसी को बोलेंगे वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं इवेपोराइजेशन। अब आते हैं वाष्पीकरण से शीतलता आती है, वाष्पीकरण से ही शीतलता आती है। अब आते हैं पेज 4। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी हो गया, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पे, इत, सुगंध। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कुर्सी हो गया, वायु हो गया, बादाम और शीतल पे, ये पदार्थ हैं। कौन कौन? तो कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पे, ये सब क्या है? तो पदार्थ हैं। अब यहाँ पे निम्नलिखित में प्रेक्षण करके कारण बताइए, प्रेक्षणों का कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ये हो गया, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। यह पदार्थ कणों के विशेषताओं का गुण है। जो तापमान बढ़ने से इनको कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जो तापमान बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा जो है सो बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी, अर्थात कणों के बीच के रिक्त स्थान बढ़ जाता है। जो इनके बीच की दूरी है और कणों के जो बीच रिक्त स्थान है वो बढ़ जाता है और फैलने लगते हैं। यही कारण है कि गर्म खाने महक और ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंच जाता है। अब आते हैं तीसरा में। तीसरा का है स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इससे पदार्थ की कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? इसमें पदार्थ का कौन सा गुण लगता है भाई, जिसे प्रेक्षित बोलते हैं? कौन सा गुण लगता है? यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ की कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता। अगर उसमें रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी नहीं काट पाता। इसलिए पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, इससे पता चलता है। तो कणों में रिक्त स्थान के चलते ही लोग स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है चौथा, पदार्थ के कणों को क्या विशेषताएं होती है? मैं विशेषता पूछ रहा हूँ। तो पदार्थ के कणों को निम्न विशेषताएं होती है। क्या? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, सही है। पदार्थ के कणों के बीच निरंतर गतिशील होते हैं, कणों के बीच निरंतर गतिशील होते रहते हैं, सही। थर्ड नंबर देखेंगे हम, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण रहते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पेज नंबर 6 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। किसी भी तत्व के
द्रव्यमान की प्रति इकाई, किसी भी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या बोलेंगे? तो उसे घनत्व बोलेंगे। किसी भी तत्व के द्रव्यमान की प्रति इकाई को आयतन, प्रति इकाई आयतन को घनत्व बोलते हैं। किसी भी तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को घनत्व बोलेंगे। घनत्व इक्वल टू क्या होता है भाई? अगर घनत्व इक्वल टू बोलेंगे तो क्या होगा? घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी, धुआं, शहद, जल, चौंक, रूध। इसको क्या करना है? तो बढ़ते में इसको करना, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित व्यवस्थित करें। तो वायु हो जाएगा, इसके बाद चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक और रूध। पहले आ जाएगा वायु, इसके बाद चिमनी का धुआं, इसका बाद शहद, इसका बाद जल, इसका बाद चाक, इसका बाद रूध। पदार्थ में देखेंगे तो हम लोग क्या है? कुर्सी हो गया, वायु, बादाम, शीतल पेय आदि क्या है? ये सब हमारे कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय ये सब पदार्थ हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसको उदाहरण देकर समझाना है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। इसको बोलेंगे जब हम एक बीकर में क्या करेंगे? एक बीकर में पानी लेते हैं, ठीक है, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होते हैं। इसको कैसे समझाना है? जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट को कुछ कण डाल देते हैं, उसमें क्या करेंगे? पोटेशियम के परमैंगनेट के कुछ कण डाल देंगे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। एक बार जब पूरी तरह से जब मेल्ट हो जाते हैं तब हमें पता चलता है लास्ट में कि नहीं, इसमें रिक्त स्थान होते हैं, तभी जाके वही आपस में मेल्ट हो गए। दूसरा देखें, कारण बताइए कि क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसी को रखते हैं। कारण बताइए कि क्यों गैस ऐसे बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। अब आते हैं, द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़न अधिक होती है, जिसे कंप्रेशन बोलते हैं, जिससे ये जिस बर्तन में डालना होता है तेजी से स्थान ले लेता है और पूरी तरह से भर देता है। द्रवों की तुलना में गैस की क्या होता है? संपीड़नता बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जिस बर्तन में इसको डालते हैं वो पूरी तरह से भर देता है। तीसरा मानते हैं, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण से शीतलता कैसे होता है, इसके बारे में हम समझाना है। इसको क्या बोलेंगे? तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण इसको बोलेंगे क्या? वाष्पीकरण के दौरान ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। द्रवों का जो कण रहता है अपने आसपास से ऊर्जा को क्या करेगा? तो अवशोष कर लेगा। जब अवशोष कर लेता है तो इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है। जब आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेगा तो आसपास क्या हो जाएगा? तो ठंडा होने लगेगा और शीतलता आ जाती है इसमें। फिर से देखेंगे तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। इस तरह से आसपास की ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास की ठंडक होने लगती है और शीतलता मिलती है। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं भाई? ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? शुष्क बर्फ क्यों बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्यों बोलते हैं? जब वायुमंडल दाब का माप
एक एटमोस्फेयर जिसे बोलते हैं 1 atm, 1 एटमोस्फेयर हो तो ठोस जिसे बोलते हैं CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना, जब दाब के माप कितना रहेगा तो 1 एटमोस्फेयर रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। वो द्रव में नहीं आएगा, सीधे क्या में गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अब आते हैं ऊर्ध्वापतन किसे कहते हैं भाई। ऊर्ध्वापतन किसे कहते हैं, इससे जानने के लिए द्रव की अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ऊर्ध्वापतन क्या होगा कि द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना, द्रव अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। ठोस से सीधे गैस में, ठोस अवस्था से सीधे गैस में और आसपास ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। और वापस अवस्था में सीधे गैस में चला गया और गैस से सीधे अगर वापस उसको ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ही ऊर्ध्वापतन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सब्लिमेशन। अब आते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सी कारक होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सी कारक होता है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कौन सी कारक, उत्तर देते हैं सतह। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक देखेंगे। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह का क्षेत्र जब बढ़ेगा, जैसे सतह का क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर क्या होता है, बढ़ जाती है। दूसरा देखेंगे, तापमान में वृद्धि, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है और जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा, आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। क्या होगा, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जब आर्द्र ज्यादा हो जाएगा तो क्या वाष्पीकरण की दर क्या बढ़ जाएगी, थोड़ी नहीं घट जाती है। आर्द्रता से क्या होगा, वाष्पीकरण का दर है से घट जाती है और जल वाष्प होने से आर्द्रता बढ़ती है। जल वाष्प जितना होगा तो आर्द्रता उतनी बढ़ेगी और जितनी आर्द्रता बढ़ेगी उतना वाष्पीकरण घट जाएगी। चौथा देखेंगे हम, चौथा क्या है, वायु की गति में वृद्धि होने से क्या होता है, जल वाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु की जब गति वृद्धि होगा ना, उससे क्या होगा कि जल वाष्प के कण तेजी से वायु में उड़ जाता है, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। जिससे क्या होगा, आसपास में जल वाष्प जो रहता है वो मात्रा घट जाती है, क्योंकि उड़ जाने से जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर, नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम कोई इन्हीं गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस क्या होता है, आयनीकृत बोलेंगे तो अवशोषित हो जाती है। अवशोषित होने से क्या होता है, ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार हो जाता है, जिसे बोलते हैं प्लाज्मा, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। आयनीकृत या अवशोषित हो जाती है, जिसे अवशोषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ होता है, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। गुप्त ऊष्मा किसे क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता, चाहे उसमें और भी उष्मा दी जाए, पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए, पदार्थ के कण जो रहता है उसको आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए, पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, ये ऊष्मा क्या होता है, छुपी रहती है, इसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं भाई, संगलन और प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडल के दाब पर एक केजी ठोस के उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की
कितना 1 केजी ठोस पर उसे गलनांक पर दरों में बदलने के लिए जितनी उष्माई ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को संगलन की प्रसुप्त उष्मा बोलते हैं। 1 केजी ठोस पर जितना गलनांक दरों बदलने के लिए उष्मा की जरूरत होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा से आप क्या समझते हैं भाई? वाष्पीकरण की जो गुप्त उष्मा है उसे क्या समझते हैं? तो वायुमंडल के दाब पर 1 केजी द्रव्य को कक्षांक गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने है तो जितनी उष्मा ऊर्जा आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं प्रसुप्त उष्मा। ये तो हो गया। और संघनन क्या है? संघनन वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर, जैसे संघनित मतलब होता है ठंडा होना, संघनित मतलब ठंडा, तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है, कच्चे में तो द्रव में, वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर, गैस जो होता है इसे संघनित होकर ठंडा यानी द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसी को बोलते हैं संघनन। उसी को क्या बोलेंगे? तो संघनन बोलेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडा द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसी को बोलते हैं संघनन, जैसे फ्रीज। नेक्स्ट आते हैं 12। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्पों के कणों से उसी तापमान पर पानी को कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों में अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेता है। हाँ, क्योंकि भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा उसमें मिलता है। वाष्प में क्या होता है कि उसमें गुप्त उष्मा रहता है, अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेता है जिससे उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक उष्मा होती है। नेक्स्ट आता है गलनांक एवं क्वथनांक में अंतर देखते हैं। गलनांक वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है, गलनांक। और ठोस का गलनांक होता है, ठोसों का गलनांक होता है, और तब जिस तापमान पर वो पिघलने लगता है उसी को गलनांक बोलेंगे। क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्वथनांक बोलेंगे। जिस पर उबलने लगेगा वह क्वथनांक होगा, उबलने लगेगा तो क्वथनांक होगा, उबल गया तो क्वथनांक हो जाएगा, जबकि पिघल गया तो गलनांक हो गया, पिघल गया तो गलनांक, पिघल गया पिघल गया। और जबकि क्वथनांक बोलेंगे, उबलने लगा तो क्वथनांक बोलेंगे। द्रव का क्वथनांक होता है और जबकि ठोस का गलनांक होता है। ठोस कोई भी रहता है, जैसे मान लीजिए कि बर्फ लिए, उसको कहीं पिघालेंगे तो गलनांक होगा, जबकि क्वथनांक उसको जब भाप आने लगेगा, उबलने लगेगा तो उसे को बोलेंगे क्वथनांक। 14 आते हैं। 3 उद्भवपतित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। 3 को ऐसा पदार्थ बताना है जिससे उद्भवपतित होता है। तो कपूर, कपूर जो रहता है ना वो डायरेक्ट ऐसे उसको जलाने पर सीधे वायु में आता है, वायु में परिवर्तित हो जाता है, उसे जलाने पर डायरेक्ट वायु में परिवर्तित हो जाता है। कपूर हो गया, इसका उद्भवपतित का उदाहरण है। नेप्थिलीन जो रहता है वो भी तुम्हारा उद्भवपतित होता है। कौन? नेप्थिलीन, जिसे बोलते हैं नौसादर, नौसादर नेप्थिलीन की बोलते हैं। ये वो उद्भवपतित कपूर के जैसा ही होता है नेप्थिलीन भी। अमोनिया क्लोराइड, ये हो जाएगा अमोनिया, प्लस में ये हो गया नेप्थिलीन। ये काम करता है कैसा? जस्ट कपूर के जैसा है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कंप्लीट। हमारे आसपास के पदार्थ आज पढ़े हैं दोस्तों, बहुत कंप्लीट हो गया ये। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।